हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जा रहे हैं स्टार्ट करने हमारा चैप्टर 2 क्लास 10th का, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इससे पहले हमने क्लास 10th का ही चैप्टर फर्स्ट कवर कर लिया है। उसमें अच्छे से हमने सब एक्सप्लेन किया है और जितने भी क्वेश्चंस थे उसका भी मैंने एक छोटा सा 2-3 मिनट का मैंने वीडियो बनाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको पहले क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, नहीं हो रहे हैं आप वहाँ से देखो, या फिर आपको करने नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो आप वहाँ से देख सकते हो आंसर। मैंने आपको PDF भी प्रोवाइड कर दिया था वो सारे सॉल्यूशंस का। तो अब हम अपना चैप्टर 2 करते हैं आज, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो और लास्ट में मैं आपको एक बात बताऊंगा। चलो पहले देखते हैं क्या है। यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द sour and bitter taste of food are due to the acid base respectively present in them. If someone in the family is suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest has a remedy? Lemon juice, vinegar or baking soda solution? तो इन्होंने क्या कहा है कि आप पहले ही 9th में आप इंट्रोड्यूस हो चुके हो एसिड और बेस से, जो कि ऑब्वियसली आप हो चुके हो। आपको पता है कि सोरो टेस्ट, खट्टा टेस्ट, और ये सोरो और बीटा टेस्ट जो होता है ये किसके किसके होते हैं। तो मैं बता दूं, सोरो जो टेस्ट होता है वो एसिड के लिए होता है। अगर नहीं पता तो आप जान लो अभी इसको, क्योंकि इस्तेमाल होता है और इस चीज़ को पूछा भी जाता है। तो इसको फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। सोरो टेस्ट जो होता है वो एसिड के लिए रहता है और जो बीटा टेस्ट होता है वो बेस के लिए होता है। और यहाँ नीचे इन्होंने पूछा है कि यहाँ इन्होंने पूछा है, यहाँ पे आप देखो, यू हैव सजेस्ट हैज़ अ रेडमे, ठीक, रेमेडी। तो आप जैसे क्या किसी ने ओवर ईट कर लिया तो उसको पेट में गुड़गुड़ होने लगता है, ठीक, ओवर ईटिंग की वजह से, तो आप क्या उसे सजेस्ट करोगे। तो यहाँ इन्होंने दिया है 3 ऑप्शंस दिए। आप यहाँ देखो को क्या दिया इन्होंने, लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा। तो आप इसमें से क्या सजेस्ट करोगे। तो एसिडिटी हुआ है, यानी कि एसिड है तो बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसमें से बेस क्या है, तो बेस हमारा बेकिंग सोडा है इनमें से, ठीक। लेमन जूस, विनेगर, ये सब एसिड्स हैं। ये आप क्लास 9th में जब पढ़े होगे तो वहाँ पे ये सब बताया जाता है। चलो आगे देखते हैं। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेडमी रेमेडे। अरे वो रेडमी का मुंह से निकल रहा है, आप माइंड मत करना। रेमेडे surely you must have used your knowledge about the ability of acid and base to nullify each other effect. Recall how we tested Choro and Betat as a substance without testing them. You already know that acid are sour in test. यहाँ इन्होंने बता भी दिया कि एसिड आपका सोरो टेस्ट होता है, जो मैं आपको बताया था। तो आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, मैं बता दे रहा हूँ, इस वाले लाइन को अंडरलाइन करो आप, ठीक। आगे मैं पढ़ता हूँ। एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, whether as base are the bitter and change the color of the red litmus to the blue। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो एसिड होता है वो जो लिटमस होता है वो ब्लूज को रेड में कन्वर्ट कर देता है एसिड। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अगर शॉर्ट नोट आता है लिखने को तो ये सब उसमें पॉइंट लिखे जाते हैं। तो ये पॉइंट को आप ध्यान से सुनते चलना और अंडरलाइन करते चलना। और यहाँ पे इन्होंने दिया है कि बेस जो होता है वो बीटर टेस्ट का रहता है। एंड चेंज ऑफ कलर रेड लिटमस टू ब्लू, तो जो ये आपका बेस होता है तो वो क्या करता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। और एसिड क्या करता है, वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। लिटमस इज़ ए नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज़ एन अदर सच इंडिकेटर। यानी कि लिटमस और टर्मरिक मतलब जो हल्दी होती है, ये दोनों ही आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। हैव यू नोटिस दैट स्टेन ऑफ अ करी ऑन अ वाइट क्लॉथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप विच इज़ बेसिक इन नेचर इज स्क्रब्ड ऑन इट, इट्स टर्न येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड with plenty of water. You can also use synthetic indicators such as methyl orange and phenolphthalein to the test of the acid and base। तो इन्होंने यहाँ पे बात क्या किया है कि नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर, मतलब जो मैन मेड इंडिकेटर्स होते हैं उनकी बात की है। तो
नेचुरल इंडिकेटर जो यहाँ इन्होंने बताया है वो होता है, और इंडिकेटर बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ इतने ही 4 इंडिकेटर्स हैं। आप इन्हीं 4 इंडिकेटर्स के आसपास पढ़ोगे। तो अगर कोई भी आपको कहीं और आपको कोई भी अदर इंडिकेटर दिखते हैं तो वो आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ यही 4 इंडिकेटर्स हैं, और आप क्लास 12 तक जाओगे केमिस्ट्री लेके अगर, तो वहाँ पे भी आपको यही 4 इंडिकेटर्स मिलेंगे, शायद कोई और मिले, लेकिन जहाँ तक मेरे को पता है वहाँ तक तो आपको यही 4 पढ़ने पड़ेंगे। ठीक, तो अभी देख लो। तो नेचुरल इंडिकेटर में आपका कौन सा आता है? टर्मरिक आता है और लिटमस आता है, ये नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। और जो सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं वो आपके होते हैं मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन। ठीक, और इन्होंने फिर यही कहा है कि आप जैसे कि आपको किसी भी कपड़े में अगर आप देखोगे सब्जी के दाग लग जाते हैं, कड़ी स्टेन मतलब वही सब्जी के दाग, तो आप अगर सोप उस पर रगड़ते हो तो रेडिश ब्राउन हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो बेसिक नेचर का रहता है। जो आपका सोप रहता है वो बेसिक नेचर का रहता है, तो इसीलिए उसके साथ वो रिएक्शन कर देता है और वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। लेकिन जब आप उसको पानी से वॉश करते हो तो उस पर से सोप हट जाता है, तो वापस से वो येलो कलर का हो जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। ये जो डू यू नो वाले पॉइंट्स हैं, वैसे तो इनसे सवाल नहीं आते एग्ज़ाम में, बट ये आपके नॉलेज के लिए अच्छे हैं, आप इनको पढ़ना। इसमें जो जैसे कि ये आप देखोगे ना, तो इसमें आपको इस पूरे ऊपर के लाइन में, नीचे की लाइन में जो रहेगा यहाँ कहीं भी आपको लिटमस के बारे में, कलर चेंज करने के बारे में ही बस बताएगा। लेकिन जब इन सब पॉइंट्स में आप आते हो, इन सब पॉइंट्स में आते हो डू यू नो वाले पॉइंट्स में, तो आपको लिटमस क्या होता है, कैसे मिलता है, इसको थोड़ा डिटेल में आपको बता देता है वो, समझे। बट मैं इसको पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मैं सीधे इंपॉर्टेंस पे फोकस कर रहा हूँ। आगे देखते हैं ये क्वेश्चंस क्या लिखा है, एक बार देख लेता हूँ। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स, one of them contain a distilled water and other two contain the acid solution and the basic solution. If you given one red litmus paper, how will you identify the content of each test tube? तो ये भी इंटरेस्टिंग है, आपको मैंने भी पढ़ाया लिटमस किस हिसाब से अपना चेंज कलर करता है। तो एसिड के लिए आप देखोगे तो ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और बेस के लिए रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब यही डिस्टिल वाटर, डिस्टिल जो वाटर होता है वो न्यूट्रल रहता है, ये आप पढ़ रखे हो। तो वही न्यूट्रल हो जाता है, तो न्यूट्रल पे तो कोई कलर ही नहीं शो करेगा। तो यही इन्होंने कहा है कि टेस्ट 3 तो मैं आपको टेस्ट ट्यूब देता हूँ, तो आप बताओ कि क्या कहते हैं उसका कलर क्या होगा। उसको आप कैसे चेक करोगे कि एसिड है, बेस है कि क्या है। तो आप लिटमस लोगे, लेट सपोज आपने ब्लू लिटमस लिया, उसको आपने तीनों में डाला और किसी एक में वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि वो उस टेस्ट ट्यूब में आपका एसिड है। और फिर उसी रेड लिटमस को आपने लेके वो बाकी जो 2 बचे थे उनमें से एक में डाला, उसमें वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो गया, यानी कि वो बेस है। और जो इसमें कलर नहीं चेंज हुआ वो आपका न्यूट्रल है। सिंपल था, यही है इसका आंसर। अब यहाँ एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी, और हाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, चलो मैं अभी बता दे रहा हूँ, लेक्चर क्लास में नहीं, अभी बता दे रहा हूँ कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक, इनके जो भी इनको सॉल्व करना है, जो भी ना ऑब्जर्वेशन जो भी है इसका, तो मैं इसका आपको एक PDF प्रोवाइड करूँगा, ठीक, इसमें इस पूरी एक्टिविटी को मैं अच्छे से उसको सॉल्व किया रहूँगा, इस पूरी एक्टिविटी को, और मैं आपको प्रोवाइड करूँगा ताकि आपको एक्टिविटी पढ़ो, अगर कुछ समझ ना आए तो आप वो PDF देख लेना, मैं PDF में अच्छे से लिखा रहेगा सब कुछ। लेकिन वही बात है, मैं फिर कहूँगा आप अपने से जितना ज़्यादा करोगे उतना बेहतर आपके लिए ही होगा। नहीं होता तब आप देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने से ट्राई करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आगे देखो, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, इसको भी देख लेते हैं।
acid and base in the laboratory. Activity 2.1 collect the following solution from a science laboratory. तो ये जो भी दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, देखो अब अगर एग्ज़ाम में इन सभी के अगर वो केमिकल फार्मूला पूछ ले तो कोई गलत नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ दे रखा है उसने, इसका एसिटिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, HCl का, सबका वो यहाँ पे केमिकल फार्मूला दे रखा है, तो वो इससे क्वेश्चन दे सकता है। इसमें कोई गलत नहीं होगा कि आपके सिलेबस के बाहर का चीज़ है, सिलेबस में है आपके। ऐसे ही सब इसने कहा कि ये ले लो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ एबव सोल्यूशन ऑफ ऑन अ वॉच ग्लास 1 by 1 and test with a drop of the indicator. What change in the color did you observe with red litmus, blue litmus, phenolphthalein and methyl orange solution for each of the solution taken? और इसको नीचे जो टेबल दे रखा है इसमें भरने को कहा गया है, ठीक। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको यहाँ पे लिटमस का बता दूंगा और फिनोल्फ्थलीन का। मिथाइल ऑरेंज को आपको भरना है। आप नेट पे सर्च करो, कहीं से भी ढूंढो, लेकिन वो आपको भरना है। वैसे मैं इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन वही है, आप एक बार खुद से सर्च करके, कोई दिक्कत नहीं है। हमको भी पता है कि आपको थोड़ा ना पता होगा, ऐसे ही आपको भी कहीं देखना पड़ेगा, तो आप एक सर्च करना नेटवर्क पे, आप वहाँ से देख के लिखना। तो यहाँ अगर बात करते हैं तो मैं पहले ही बता रखा हूँ कि जो लिटमस होता है वो जितने भी एसिड होंगे, इसमें से जितने भी एसिड हैं सबको ब्लू से रेड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, सैम्पल सोल्यूशन टेबलो। अच्छा, तो इन्होंने ये जो रेड लिटमस सोल्यूशन दे रखा है, यानी कि रेड लिटमस से इसमें से कौन सा टेस्ट होगा, ठीक। अगर देखो अब रेड लिटमस को अगर आप बेस में डालोगे तो वो आपको ब्लू कलर दे देगा, लेकिन वही अगर आप रेड लिटमस आप एसिड में डालोगे तो वो कोई तो कलर शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो ब्लू कलर होता है वो रेड में कन्वर्ट होता है, ना कि रेड कलर रेड में ही कन्वर्ट होगा। तो वो तो पहले से रेड है ना, इसीलिए। तो यही है कि जो रेड सोल्यूशन होगा वो आपका बेस के लिए होगा, उसको वो इंडिकेटर जो होगा वो आपके बेस के लिए होगा, क्योंकि रेड से ब्लू में जाता है लिटमस, और जो एसिड रहता है वो ब्लू से रेड में जाता है। तो ब्लू लिटमस सोल्यूशन जो है वो आपके एसिड के लिए होगा, ठीक। तो लिटमस का इतना समझ में आया। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपको मैं पहले ही बता रखा हूँ कि जो बेस होता है लिटमस से जब हम लोग उसका टेस्ट करते हैं तो रेड से ब्लू में जाता है, रेड कलर। अगर हम लोग एक बेस में रेड कलर का लिटमस डालते हैं तो वो ब्लू कलर का कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। और इसी वजह से ये रेड लिटमस सोल्यूशन बेस के लिए है। और जो एसिड रहता है वो ब्लू से रेड हो जाता है, ब्लू कलर का लिटमस को वो रेड कलर के लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। तो इसलिए जो ब्लू लिटमस सोल्यूशन है ये एसिड के लिए है, ठीक है। और फिनोल्फ्थलीन के केस में मैं बता देता हूँ, एसिड के साथ रिएक्शन जब वो करता है फिनोल्फ्थलीन तो वो कलरलेस हो जाता है। क्या बोला मैंने? जब वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कलरलेस हो जाता है फिनोल्फ्थलीन, और बेस जो होता है वो पिंक कलर का हो जाता है। किस कलर का होता है? पिंक कलर का होता है। तो मैं ऐसे बोलते जा रहा हूँ, आप देख लेना। जो HCl है, H2SO4 है, HNO3 है और एसिटिक एसिड है, ये सब के सभी आपके एसिड हैं, देख सकते हो। आगे लिखा भी है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब तो एसिड हैं ही। तो ये सब आपका क्या करेंगे, जो ब्लू लिटमस होगा उसको रेड में कन्वर्ट कर देंगे। तो यानी कि ब्लू वाले रो में आप इसको लिख सकते हो, ठीक। और रेड वाले में आप देखोगे तो सैंपल, तो पहले आप सैंपल सॉल्यूशंस यहाँ साइड में लिख दोगे जो यहाँ लिखा हुआ है, और फिर रेड लिटमस के साथ आप किसको किसको ट्राई करोगे उस पर आप टिक लगाते जाना। और क्या, अब देख लेना, मैं पूरा से इसको आपको टेबुलर फॉर्म में बना के दूँगा। अब एक और इंडिकेटर है यहाँ, आप देखो, olfactory indicator. This indicator tells us whether the substance is acidic or basic by changing in color.
देयर आर सम सब्सटेंस हुज ऑर्डर changes in acid base medium. These are called the olfactory indicator. Let us try some of these indicators. ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने यही कहा है कि कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो कलर चेंज करते हैं, जैसे लिटमस, फिनोक्सिलिन, मिथाइल ऑरेंज, ये सब। लेकिन कुछ इंडिकेटर जो होते हैं वो बस स्मेल से पहचाने जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो दिया है मैं आपको बता देता हूँ। ये एक्टिविटी 2.1 का वैसे मैं बता देता हूँ, पढ़ूंगा नहीं उतना। इन्होंने कहा कि ओनियन का एग्जांपल लिया है। ओनियन भी एक तरीके का इंडिकेटर है। अगर आप ओनियन में ना एसिड, ओनियन बीच से काटो, छील उल के अच्छे से, फिर बीच से काटो, फिर उसमें आप एक काम करो, एसिड डालो, तो उसका जो स्मेल होता है ओनियन का वो गायब नहीं होगा। लेकिन उसी में अगर आप बेस डाल दोगे तो उसका जो स्मेल होता है ओनियन का वो गायब हो जाएगा। तो वही इस एक्टिविटी 2.2 में बताया गया है। ठीक है, तो यही होता है कि अगर किसी भी हम इंडिकेटर को स्मेल के बेसिस पे वो वर्क करता है, स्मेल के बेसिस पे हम पहचानते हैं, तो वो ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर होते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। तो मैं आपको पहले एक बात बता दूं, जो मेटल होता है, अब यहाँ तो मेरा प्रॉपर लिखने का है नहीं ऐसा कुछ, इसलिए मैं उतना, लेकिन इस बात एक बार सुन लो मेरी बात। इस कलर से होगा? नहीं 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 नहीं, ये कलर नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुक जाओ, ये नहीं, वाइट कलर नहीं है। चलो एक मिनट को, चलो देखो, जो ये आपका होता है क्या, एसिड एंड बेस रिएक्ट विद अ मेटल। तो अगर मेटल के साथ ठीक कोई भी एसिड अगर रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन जरूर से रिलीज करेगा। ठीक, क्या बोला मैंने? कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन जरूर से रिलीज करेगा। और मैं इसका ऐसे तो मैं बोल नहीं पा रहा, तो एक काम करता हूँ, मैं अपने पीडीएफ में ही ऐड कर दूंगा जो इसके रिएक्शंस हैं। ठीक ना, इसका मैं रिएक्शन आपको अपने पीडीएफ में ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ देख लेना। अभी मैं मुंह से बोल के आपको बता दे रहा हूँ, पीडीएफ आप देख लेना, या फिर जो मैं आपको लिंक पर पीडीएफ आप अभी चाहो तो खोल के अपने साइड में किसी अदर फ़ोन में आप देख सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या है मैं ये बता देता हूँ आपको। जिंक ग्रेनुल मतलब जिंक के टुकड़े इस टेस्ट ट्यूब में डाला गया है। उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन किए हैं, उसके बाद बना है जिंक सल्फेट बना है और गैस रिलीज़ हुआ है, हाइड्रोजन गैस। तो वो इस पाइप के थ्रू, जो डिलीवरी ट्यूब है दे रखा है, इस पाइप के थ्रू इस पानी में आए हैं, और पानी में फिर वो बबल बन के ऐसे से आप देख सकते हैं ये उठ रहे हैं बबल बन के। तो अब यहाँ पे अगर कोई मैच स्टिक या फिर कैंडल लाओगे और ये हाइड्रोजन के जो बबल उठ रहे हैं इसके कांटेक्ट में लाओगे तो ये पॉप साउंड देगा। जब फूटेगा ये पॉप साउंड देगा। ये पूछता है कि जब हाइड्रोजन बबल फॉर्म में रहता है और वो किसी कैंडल के पास लाया जाए तो कौन सा साउंड देता है वो, तो वो पॉप साउंड देता है। ठीक, तो इतना ही था इसमें। ये भी सोप सोल्यूशन है, आप यहाँ गौर करना, ये सोप सोल्यूशन है, ऐसा ही कोई भी नहीं है सोप सोल्यूशन। बबल ऐसे थोड़ी ना बनता है सोप सोल्यूशन, ये सोप सोल्यूशन आपको लेना पड़ता है। ठीक, तो इसमें इतना ही हुआ है। जेडन मतलब जिंक का रिएक्शन H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे तो आपका बनेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन रिलीज होगा। देख सकते हो यहाँ लिखा भी है। पहले तो आप सॉल्ट का यहाँ पे देखो, सॉल्ट का डेफिनेशन देखो, यहाँ दी रिएक्शन से देखो, रिएक्शन डिस्प्ले
इज हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड हैज़ अ हाइड्रोजन गैस एंड अ फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। ये आपका डेफिनेशन इतना, ठीक। यहाँ रिएक्शन से लेकर यहाँ सॉल्ट तक आपका डेफिनेशन है सॉल्ट का, इसे अंडरलाइन कर लो आप। और ये देखो, एसिड का अगर मैं रिएक्शन करता हूँ मेटल के साथ तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस हमेशा ही रिलीज़ होगा। सॉल्ट चेंज हो सकता है, एसिड चेंज हो सकता है, मेटल भी चेंज हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस हमेशा ही निकलेगा। कैन यू नाउ राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन यू हैव ऑब्जर्व। तो वो मैं आपको अपने PDF में दे दूँगा, आप देख लेना। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ मैं साइड में लगा के लाता था पिछले लेक्चर्स में, तो वो थोड़ा सही नहीं हो पाता था अच्छे से, तो मैं इसलिए आपको नीचे लिंक में PDF का आपको लिंक मिल रहा होगा, उस PDF को आप फॉलो, उसमें पूरा अच्छे से ये एक्टिविटी के जितने रिएक्शंस हैं मैं उसमें दे दिया हूँ, आप उसमें देख के साइड में देख सकते हो। ये प्लेस अ फ्यू पीस ऑफ द क्या granular zinc metal in a test tube, add 2 ml of the sodium hydroxide solution in एक्टिविटी 2.4 देख लेते हैं। प्लेस अ फ्यू पीस ऑफ द जिंक ग्रेनुअल मेटल इन द टेस्ट ट्यूब। बेसिकली इन्होंने वही सेम कहा है कि आप वहाँ इस वाले में जो आप देख सकते हो, इसमें जो हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया था उसकी वजह है यहाँ पे NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया है। तो फिर कह रहा है तो फिर क्या होगा, इसने बेसिकली यही पूछा है। तो अगर हम यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें तो ये क्या रिएक्शन देगा, क्या रिलीज़ करेगा, यही इस एक्टिविटी में पूछ रहा है। तो यहाँ नीचे इसने रिएक्शन भी दे रखा है कि NaOH रिएक्शन दे रहा है जिंक के साथ, तो ये Na2ZnO2 बना रहा है जो कि होता है सोडियम जिंकेट और H2 गैस। You find again that hydrogen is found in the reaction. However, such reaction are not possible with all the metals. तो आप ये भी देखो, हाँ, तो जो यहाँ रिएक्शन हुआ है बेस और ये जिंक एक मेटल है, तो ये जो रिएक्शन होता है ऊपर वाला तो जनरलाइज चीज़ है कि एसिड और मेटल का रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगा, लेकिन ये चीज़ हमेशा यहाँ नहीं होता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाए। जब इसमें Na2ZnO2 बना है तो हमेशा नहीं होता है कि बेस का रिएक्शन अगर आप मेटल के साथ करा रहे हो तो हाइड्रोजन रिलीज़ हो, ये चीज़ हमेशा नहीं होता, ये बस पार्टिकुलरली इसी रिएक्शन में ऐसा हुआ है। तो ये अपने माइंड सेट बना लेना आप लोग कि बेस का रिएक्शन हम अगर मेटल के साथ करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये चीज़ ज़रूर से होता है, एसिड का अगर आप मेटल के साथ रिएक्शन कराते हो तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है, ये ऑलवेज ट्रू है। लेकिन बेस का रिएक्शन आप मेटल के साथ करा रहे हो और हाइड्रोजन हमेशा रिलीज़ होगा, ये चीज़ फॉल्स है, हमेशा ये नहीं होगा। ये कभी कारण हो सकता है, जैसे ये जो आपको सामने रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन में हो रहा है ये चीज़। आगे की एक्टिविटी देखते हैं। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। ठीक है, तो एक्टिविटी तो मैं आपको PDF में आप देख लेना, मैं दे दूंगा। नीचे के रिएक्शंस देखे थे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जनरलाइज वे में नीचे दिया होगा। हाँ, यहाँ से हम अपना शुरू करते हैं, फिर ऊपर जाएंगे। देखो, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, इसका रिएक्शन हम लोग एसिड के साथ करेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। यानी कि इसके लिए भी एक जनरलाइज वे आप कह सकते हो, जैसे कि एसिड और मेटल का था कि हाइड्रोजन रिलीज हमेशा होता है, वैसे ही हाइड्रोकार्बन या फिर कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, एसिड के साथ अगर रिएक्शन होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कन्फर्म ही रिलीज़ करेगा और वाटर भी हमेशा रिलीज़ करेगा। ये आप अपने माइंड में बैठा सकते हो। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये रिएक्शंस जब लिखने को आते हैं एग्ज़ाम में, तो अगर ये आपको पता रहेगा तो आप अपना
अगर थोड़ा भूलते भी रहोगे अगर रिएक्शन, तो ये इतना चीज़ अगर पता होगा तो आप कुछ मैनेज कर ले जाओगे एग्ज़ाम में। तो यहाँ पहला आप देख लो रिएक्शन Na2CO3, यानी कि ये है सोडियम कार्बोनेट। इसका एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है HCl के साथ, तो क्या बना, आयन एक्सचेंज रिएक्शन यहाँ हुआ। आयन एक्सचेंज मतलब क्या होता है वो आप पहले ही पढ़ रखे हो क्लास 9th में ही, बट मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जो ये Na है, Na के ऊपर +1 चार्ज रहती है, ये आप सबको पता होना चाहिए। और CO3 के ऊपर -2 चार्ज रहता है। और ऊपर मैं अगर +2 बोलूँ या फिर 2+ बोलूँ एक ही बात होता है, -2 बोलूँ या फिर 2- बोलूँ एक ही बात होता है। तो ये आप देख सकते हो Na और ये Cl आपस में यहाँ पे कंबाइन हो गए हैं प्रोडक्ट में, और H2O और CO2 रिलीज़ हो गया है। और ऐसे दूसरे साइड दूसरा रिएक्शन भी देख सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट है ये टेस्ट ट्यूब B में, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो NaCl और H2O और CO2 रिलीज़ हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुआ है? तो ये जो तरीका मैं बताने वाला हूँ, इन्होंने जो यहाँ दिया है NCERT में, ये काफ़ी अच्छे से पूछा जाता है, काफ़ी जगह इस्तेमाल आता है। अभी आगे के चैप्टर्स में ये तरीका अब रिपीटेडली इस्तेमाल होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का कहीं पता करना है तो यही तरीका इस्तेमाल होगा, तो इस तरीके को ध्यान से सुनना। लाइम वाटर लेते हैं, लाइम वाटर क्या हम लोग कॉमन भाषा में क्या कहते हैं, चूने का पानी, ठीक, वो जो चूना होता है उसका पानी लेते हैं और CO2 गैस जो होता है उसी में डालते हैं, तो क्या होता है, CaCO3 बन जाता है, वाइट PPT बन जाता है। और एक मिनट में आपको और चीज़ दिखा रहा हूँ, अभी नीचे चलते हैं, क्योंकि सब रिएक्शन से ही पता चलेंगे कि क्या क्या बन रहा है। हाँ, तो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया इन्होंने, तो आप देखो यहाँ पे CaCO3 बना है, जो कि वाइट PPT होता है, यानी कि वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं रहता है। वाटर के नीचे आप देखोगे तो वाइट कलर का बैठ जाता है कुछ सॉलिड फॉर्म में। अब अगर इसी CaCO3 जो बना है इसको आप पानी में डालो और फिर आप इसको CO2 और इसमें डाल दो आप, तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, जो कि सॉल्युबल होता है वाटर में। ये वाटर में सॉल्युबल रहता है, ये इसकी तरह वाइट PPT नहीं देगा, ये आपको अच्छे से वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। और देखो लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की ये सब फॉर्म है। कैल्शियम कार्बोनेट ये है CaCO3, और लाइमस्टोन यही लाइमस्टोन हो गया, चॉक हो गया, चॉक मतलब जिससे आप लिखते हो, मार्बल जो आप देखते हो घरों में लगते हैं मार्बल, वो मार्बल्स, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट ही रहते हैं। ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ कॉरस्पॉन्ड सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और आप देख सकते हो यही एग्जैक्ट चीज़ यहाँ बना भी है। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का अगर एसिड के साथ रिएक्शन कराते हो तो सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ होता है। तो ये तो हमेशा दिमाग में रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमेशा ही रिलीज़ होता है जब आप मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ कराते हो तो। अब हमारा कितना बचा है, बस थोड़ा बचा है, देख लो अभी। हाउ डू एसिड एंड अ बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, कैसे एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो एक्टिविटी 2.6 देखते हैं क्या इसमें दिया। देखो इस एक्टिविटी 2.6 में इन्होंने कहा है कि आप 2 ml NaOH ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक टेस्ट ट्यूब में ले लियो, ठीक, ले लीजिए, और उसमें फिनॉक्सिलिन डाल दीजिए। तो क्या होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ कि वो आपका वो आपका पिंक कलर का हो जाएगा। फिनॉक्सिलिन बेस में जाने पे पिंक कलर का हो जाता है। तो यहाँ सेकेंड लाइन में आप यहाँ देखोगे तो पूछा है व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सोल्यूशन। एक्टिविटी 2.6 में सेकेंड लाइन में आप देखोगे तो पूछा व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सोल्यूशन, तो इसका आंसर हो जाएगा पिंक कलर का हो जाता है। अब उसमें क्या करो, आप धीमे धीमे HCl डालते जाओ धीमे धीमे ड्रॉप वाइज। तो आप उसमें कलर में चेंज देखोगे कि वो वाइट कलर का हो गया या उसका आपको कलरलेस हो गया।
अब ये ऐसा क्यों हुआ, ये इन्होंने यहाँ क्वेश्चन पूछा ऐसा क्यों हुआ। फिर उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, उसमें तुम क्या करो, फिर से बेस डालो, बेस NaOH फिर से डालो, तो आप देखो कि फिर से उसमें क्या पिंक कलर फिर से उसमें रीअपियर हो जाएगा। तो फाइनली इन्होंने पूछा ये सब हो क्या रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले जब मैं कहा कि जब कलरलेस हुआ था, पहले जब हम लोग एसिड डाल रहे थे तो उस समय एसिड ज़्यादा हो गया था बेस के कंपैरिजन में। तो जो ज़्यादा रहता है वही चीज़ हमेशा डोमिनेट करता है, तो इसलिए वो अपना कलरलेस, एसिड हमारा कलरलेस होता है फिनोल्फ्थालीन में, इसलिए वो पूरा सोल्यूशन कलरलेस हो गया था। लेकिन जब हमने उसमें बेस यानी कि NaOH फिर से डाला तो बेस अब ज़्यादा हो गया, इसलिए वापस से उसमें पिंक कलर आ गया था। तो बस इतना ही फंडा है। तो कलर ये जो अपीयर रीअपियर हो रहा था ये डिपेंड किस पे कर रहा था कि कौन ज़्यादा है, कभी एसिड ज़्यादा हो रहा था कभी बेस ज़्यादा हो रहा था। जो ज़्यादा हो रहा था वो अपना नेचर शो कर रहा था फिनोल्फ्थालीन के अंदर। और एसिड बेस का हमेशा रिएक्शन होता है तो एक सॉल्ट फॉर्म होता है और उसमें से वाटर रिलीज़ होता है। यहाँ आप देखो क्या दिया है, NaOH का रिएक्शन यहाँ दिया हुआ है, NaOH और HCl का रिएक्शन करेंगे तो NaCl बनेगा और H2O रिलीज़ होगा। यहाँ एक जनरल रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ देखो एसिड और बेस का रिएक्शन कराया है, सॉल्ट बना है और वाटर रिलीज़ हो रहा है। ये तो ऐसे हमारे एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। ये एक्टिविटी आई होप 2.6 आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि कुछ था नहीं, वही जो ज़्यादा रहेगा वो अपना कलर शो करेगा फिनोल्फ्थालीन में। तो इस एक्टिविटी 2.7 में कहा गया है टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली वाइल स्ट्रिंगिंग। स्ट्रिंगिंग मतलब उसको एक आप लैब में जाओगे तो एक स्ट्रिंग जैसा रहता है, कांच की तरह रॉड टाइप रहता है जिससे मिलाते हैं बीकर में, वही यहाँ स्ट्रिंग उसी कहा जा रहा है। नोट द कलर ऑफ द सोल्यूशन व्हाट हैपन टू द कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे है किसी बीकर में और उसमें डाइल्यूट HCl डाला गया, तो उससे क्या हुआ कि CuCl2 बना, ठीक, कॉपर क्लोराइड आपका बना और वाटर रिलीज़ हो रहा है। तो जो ये कॉपर ऑक्साइड था वो आपका ब्लैक कलर का था और जब एक कॉपर क्लोराइड बना है तो वो आपका ब्लू ग्रीन कलर में, थोड़ा ब्लू ग्रीन कलर में है, ठीक। यहाँ आप देख सकते हो लिखा भी है आपका बिकम ब्लू ग्रीन। तो जो आपका CuCl2 उसका फॉर्मूला है CuCl2 बना है, CuO था और CuCl2 बना है, तो वो आपका ब्लू ग्रीन कलर में है, ठीक। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो आपका मेटल ऑक्साइड है वो जब एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो आपको सॉल्ट और वाटर दे रहा है। तो हमने ऐसा भी तो पहले कहीं देखा है कि वहाँ भी वो सॉल्ट और वाटर दे रहा था, तो ऐसा हमने यहाँ ऊपर के जो हमारा क्वेश्चन था एसिड बेस का रिएक्शन वहाँ पे भी देखा था। यहाँ आप देख सकते हो दोनों को कंपेयर करोगे तो जो मेटल ऑक्साइड है वो बेस की तरह ही यहाँ पे काम कर रहा है, यानी कि जो मेटल ऑक्साइड जितने भी होते हैं वो सब बेसिक होते हैं नेचर में, वो सब बेस होते हैं। आप इससे ये भी समझ सकते हो, ठीक। तो ये बात आप लिख लो कहीं पे कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। Now write and balance the equation for the above reaction, since metal oxide react with the acid to give the salt and water similar to the reaction of a base and with an acid. Metallic oxide are said to be basic oxide. Reaction of non-metallic oxide with the base. You saw the reaction between the carbon dioxide and calcium hydroxide in activity 2.5. Calcium hydroxide, which is base, react with a carbon dioxide to produce a salt and water. Since this is the similar to the reaction between the base and acid, we can conclude that the non-metal oxide are acidic in nature. तो आपने ऊपर जो रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूँ, कौन से रिएक्शन की बात कर रहा है, हाँ, तो ये इस रिएक्शन की बात कर रहा है।
इसने क्या कहा है कि जो उसने कंक्लूड करके बताया कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो सब एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो उसके एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने ये दिया है। तो आपका जो कार्बन होता है, पहली बात तो वो एक नॉन मेटल है, और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ जो ये दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लाइम वाटर लिखा है, तो ये आपका बेसिक होता है। और यहाँ वाटर रिलीज़ हो रहा है। तो अभी मैंने पढ़ा है कि एसिड प्लस बेस जो होता है दोनों रिएक्ट करता है, तब वो दोनों सॉल्ट बनाते हैं और एसिड रिलीज़ करते हैं। इसका मतलब क्या है, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ ये एसिड की तरह काम कर रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा है वो एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो यानी कि जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो सब एसिड इन नेचर रहते हैं, एसिडिक नेचर के रहते हैं। तो उस जो टॉपिक में था सिर्फ इतना ही लिखा था कि जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स रहते हैं वो सब एसिडिक इन नेचर रहते हैं, और उसके लिए उसने एग्जाम्पल के तौर पे यही रिएक्शन बताया है। बस इतना ही है। तो अगर वहाँ पे अगर उसका एग्जाम्पल पूछे तो आपको यही रिएक्शन लिखना है वहाँ पे एग्जाम्पल में। आपके एनसीईआरटी में जो दिया है वही लिखना है, आपको अपने पास से कहीं अदर बुक से नहीं देखना है। एनसीईआरटी में जितना दिया है उतना ही लिखना है एग्ज़ाम में। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपना मार्क कर लो उसके लिए कि उसी टॉपिक के एग्जाम्पल के लिए ये वाला रिएक्शन ही आपको देना है। तो आई होप आपको जितना भी मैंने पढ़ाया है सब समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया तो आप उसको एक बार रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हो, थोड़ा ध्यान से फोकस होकर आप सुन सकते हो। अगर तब पर भी नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट करो, तब मैं उस पर आपको कुछ सलूशन कर बताऊंगा। ठीक, और ये जो क्वेश्चंस दिए हैं, what should curd and sorrow substance not keep in a brass and copper vessel। तो आप इस पे सोचना, इन क्वेश्चंस पे थिंक करना थोड़ा कि कैसे क्या करना है, एक बार ज़रूर से थिंक करना। ठीक, और मैं आपको इस लेक्चर के जो नोट्स हैं उसका वो मैं PDF आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे मैं वहाँ दे दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।